नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 21A लर्निंग फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे CUT-PG हिंदी के लिए। आज हमारी ये 5वीं क्लास है और इस क्लास में पढ़ेंगे हम आदिकाल का सामान्य परिचय और हिंदी का प्रथम कवि। आदिकाल के सामान्य परिचय में पढ़ेंगे हम आदिकाल को किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया और आदिकाल की समय सीमा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आदिकाल, इसमें पढ़ेंगे हम सामान्य परिचय। पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ में आदिकाल के बारे में बताया है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन से दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? पहली अपभ्रंश की और देशभाषा की, अर्थात सामान्य बोलचाल की। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया। भाषा के आधार पर आदिकाल में मुख्यतः दो तरह की रचनाएं मिलती हैं, एक तो अपभ्रंश काव्य की और दूसरी देशभाषा काल की। अपभ्रंश काव्य और देशभाषा काव्य, इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए शुक्ल जी ने इस प्रकार वर्गीकृत किया है। अपभ्रंश काव्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और देशभाषा काव्य की बात करें तो इसमें खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, आला का मूल रूप। परमाल रासो क्या है? आला का मूल रूप है। खुसरो की पहेलियां मिलती हैं और विद्यापति की पदावली। उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल रखा। इन्हीं 12 रचनाओं के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा? वीरगाथा काल। इनमें से अंतिम दो तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर जो ये रचनाएं दे रखी हैं उनमें से अंतिम दो कौन सी? एक तो खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इन दो को छोड़कर और बीसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि अंतिम दो रचनाएं कौन सी? एक तो विद्यापति की पदावली और दूसरी अमीर खुसरो की पहेलियां। और बीसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। इसको आपको ध्यान रखना है। शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? 4 अध्यायों में बांटा है। पहला जो प्रकरण है उसमें रखा उन्होंने सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य और प्रकरण 3 में देशभाषा काव्य और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं को रखा। आपको याद रखना है, प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, 2 में अपभ्रंश काव्य, 3 में देशभाषा काव्य और 4 में फुटकल रचनाएं। यहां से प्रश्न अक्सर बनता रहता है, आपको ध्यान रखना है इसको। आगे चलते हैं। अब आदिकाल का नामकरण और प्रस्तोता, अर्थात आदिकाल को किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया, ये उसके बारे में है। तो सबसे पहले चारण काल की बात करें तो आदिकाल को चारण काल किसने नाम दिया? वो दिया जॉन ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल की बात करें तो दिया मिश्र बंधुओं ने और दिया गणपत चंद्र गुप्त ने। मिश्र बंधु और
चंद्रगुप्त ने क्या बताया? आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। बीजोत्पन्न की बात करें तो बीजोत्पन्न काल किसने कहा? ये कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल आप सबको पता ही होगा, किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने कहा, क्या कहा? वीरगाथा काल। सिद्ध सामंत काल की बात करें तो किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। इन्होंने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। और वीरकाल, वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इन्होंने क्या कहा? वीरकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि काल एवं चारण काल, देखो चारण काल की बात करें तो ग्रेयर्सन ने, और संधि काल और एवं चारण काल दो भागों में किसने बांटा आदिकाल को? ये बांटा था रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा? रामकुमार वर्मा। आदिकाल, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मान्य मत वैसे यही है। अब बात करते हैं जय काल या जय काव्य काल। ये किसने कहा? ये कहा रामशंकर शुक्ल रसाल ने, या रमाशंकर शुक्ल रसाल। कहीं कहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है और कहीं बुकों में रामशंकर शुक्ल रसाल भी मिलता है। इनका मैं उपनाम ही लिख देता हूं, रसाल। आधार काल, आधार काल किसने कहा? सुमन राजे ने। सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। अच्छा, अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्या कहा इन्होंने? अपभ्रंश काल। उद्भव काल किसने कहा? वासुदेव सिंह ने। और संक्रमण काल किसने कहा? रामखेलावन पांडे ने। रामखेलावन पांडे ने क्या कहा? संक्रमण काल। अब जानते हैं हम आदिकाल की समय सीमा। किसने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी? तो सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन ने आदिकाल की जो समय सीमा मानी वो मानी 640 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मिश्र बंधुओं की बात करें तो इन्होंने मानी विक्रमी संवत 750 से लेकर 1444 तक। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इन्होंने मानी 760 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक। शुक्ल जी ने विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। और रामशंकर शुक्ल रसाल ने कितनी मानी? 1000 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, इन्होंने विक्रमी संवत 1000 से 1350 तक। और डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। ये जो सारे इन्होंने आदिकाल को इसमें सन में बांटा है, आपको ये याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं, इसीलिए मैंने सबको एक जगह इकट्ठा किया हुआ है जिससे आपको याद करने में परेशानी ना हो। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने, इन्होंने 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विक्रमी संवत 750 से 1375 तक। आपको याद रखना है किसका ईस्वी सन में है और किसका विक्रमी संवत में। अब चलते हैं
हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने किसको माना है? ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा एनटीए कराता है तो एनटीए बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को घुमा के देता रहता है, तो आपको उसके प्रश्नों के घुमाव में नहीं आना है, याद करके रखना है अच्छे से। पहला है इसमें पुष्पदंत या पुंड्र, इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। दूसरा शालिभद्र सूरी, इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? गणपत चंद्र गुप्त ने। मुंज या भोज, इसको किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा, सरहपा को किसने माना है? राहुल शांकृत्यायन ने। इंपोर्टेंट है और सर्वमान्य मत भी यही है, सर्वमान्य मत भी यही है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा। लेकिन अगर वो इस विद्वानों को देके पूछता है, जैसे गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना, तो आप बताएंगे शालिभद्र सूरी, और शुक्ल ने किसको माना? मुंज या भोज। स्वयंभू की बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किसको माना? स्वयंभू को। और अब्दुल रहमान की बात करें तो किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, अब्दुल रहमान को किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और और विद्यापति को किसने माना? डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं? विद्यापति को। केवल मुंज की बात करें तो किसने माना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं आदिकाल के बारे में। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। जैनाचार्य देवसेन है, इनके द्वारा लिखी गई रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में आपने जान लिया, किसने किसको माना है और मान्य मत क्या है, और हिंदी की प्रथम रचना का आपको पता चल गया कौन है? श्रावकाचार, जिसके लेखक कौन है? देवसेन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया? तो 9। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर इसकी संख्या कितनी कर दी? 75। पहले उन्होंने 19 कवियों को शामिल किया और जो फिर दूसरा संस्करण आया उसमें उन्होंने सिद्धों एवं नाथों को जोड़कर इसकी संख्या कितनी कर दी? 75। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, आदिकाल को किसने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा? तो आपको याद रखना है आचार्य शुक्ल ने। अगला कथन इंपोर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो आपको याद रखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्म समझा जाता था। मतलब उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा कहने से अपभ्रंश का बोध समझा जाता था। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। क्या है? दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये कथन आप याद रखिए, परीक्षाओं में मैंने उन्हीं कथनों को शामिल किया है जिन्हें आपकी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। जैसे एनटीए नेट की परीक्षाएं लेता है, तो नेट में जिनको उसने रखा प्रश्नों को, उसी के अकॉर्डिंग मैंने उनको यहाँ पे रखा है।
आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा। हजारी प्रसाद का ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, आज हमने इतना जाना आदिकाल के बारे में, सामान्य जानकारी, हिंदी के प्रथम कवियों को जाना और हिंदी की प्रथम रचना को जाना, और आदिकाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जाना। आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगली क्लास में चर्चा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।